अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। नाजरीन, मेहमानों के रंग शहबाज हैदर के संग प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। सबसे पहले तो मैं अगर सियासत के हवाले से बात करूँ, समाजी रहनुमा के हवाले से बात करूँ, तज्ज़िया कार के हवाले से बात करूँ, तो मेरे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है। मोहतरमा नैयर सुल्ताना जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ म्यूज़िक से मोहब्बत रखने वाले म्यूज़िक लवर जो हैं, उनके लिए भी हमारा ये प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि म्यूज़िक के हवाले से अगर बात करें तो हमारे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं एम शकील माधो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं और म्यूज़िक के हवाले से आपके लिए बेहतरीन जो है ये प्रोग्राम साबित होता है और आप पसंद करें। ये आप सब देखने वालों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया हम अदा करते हैं। एम शकील माधो साहब और मैडम नैयर सुल्ताना जी जो हैं, वो मुतलका जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, उसके ऊपर नज़र षानी रखती हैं। और शकील साहब जो हैं, जो म्यूज़िक के हवाले से प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और जो रागदारी है वो क्या है, ठाठ क्या है, इसके हवाले से जो है वो हमें बताते हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं एम शकील माधो साहब से ही उनसे ही स्टार्ट लेंगे, ताकि हमारा जो म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक के हवाले से लोग जो आगे निकलना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर। सर कैसे आप, ठीक है? ठीक हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वालों के लिए आप क्या चीज़ लेके आए हैं, कौन सा राग लेके आए हैं? जैसे कि हम पिछली दफ़ा मैंने तज़किरा किया था कि ठाठों के बारे में 10 ठाठ बताए थे, तो उनमें से पहला ठाठ भैरवी चुना था हमने। तो ठाठ जो है उसमें जितने राग हैं उनके बारे में थोड़ी सी तफसील होगी, तो तसलसल के साथ बताया जाए। तो पिछली दफ़ा हमने ठाठ भैरवी का जो मतलब मेन रागनी है, वो भैरवी रागनी जो थी उस पर बात की हमने, और उसमें बताया, उसके सुर बताए, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया, तो गाने जो थे उसके बारे में बताया। आज हम बताएंगे कि भैरवी ठाठ में कौन कौन से राग हैं। सबसे पहले तो भैरवी ठाठ में भैरवी जिसके नाम के ऊपर ठाठ का राग है, फिर बिलासखानी टोडी, और फिर मालकौंस, कोमल असावरी, कोमल धनासिरी, मूदकी, रंजन कौंस, मार्गी टोडी और गोपी बसंत, और बेशुमार और भी हैं। तकरीबन 16-17 हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उनमें गाए सिर्फ 2 ही जाते हैं, भैरवी या फिर मालकौंस। यानी कि इस ठाठ के अंदर बाकी राग रागनियाँ नहीं गाई जाती। तो इसलिए इसके साथ हम आज बिलासखानी टोडी जो है उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएंगे, और फिर उसके अंदर जो गाने हैं पाकिस्तान के बने हुए, फ़िल्मी गाने बने हुए हैं जो मौसीकारों ने बनाए हैं, जिनको इल्म था इस राग और रागनियों के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि बिलासखानी टोडी जो है वो भैरवी ठाठ के ऊपर है, लेकिन इसमें मापा और पामा नहीं होता, बाकी ये वैसे ही चलती है। और टोडियों में आपको पता है कि रेगा रेगा और गारे सा का बहुत ज़्यादा अंसर होता है। तो इस सिलसिले में ये है कि ये चलती है टोडी सारे गा रे माँ गा पाधा नी सा सा नी धा पा धा माँ गा रे गामा गा रे सा। और इसका वादी सुर जो है इस टोडी का वो देवत है, और गंधार जो है इसका संवादी सुर है। इसे बिलासखानी टोडी कहा जाता है। बिलास खान एक गुलकार गुज़रा हुआ है, एक बहुत बड़ा गवैया गुज़रा हुआ है अपने वक्त के हिसाब से, जो शहनशाह जहांगीर के दौर में था। तो वो उसे कहते थे कि तानसेन जो थे गुलकार, उनका कोई बेटा कहते हैं और कोई दामाद कहते हैं। तो उन्होंने इसको आज़ाद किया था, तो उन्हीं के नाम पर है ये बिलास खान टोडी, तो इसे बिलासखानी टोडी कहते हैं। तो मैं आपको अब इसके बारे में थोड़ा सा इसे बजा कर दिखाता हूँ,
और फिर उसके बाद फिर इसके अंदर जो एक गाना है उसका एक मुखड़ा फिर पेश करता हूँ मैं आपके लिए। सारे गरे मांगा पाधनी सा सानी धा धम गरे गम गरे गरे सा। फिल्म दोराहा ब्लैक एंड वाइट फिल्म है और इसके मौसीकार हैं इस गाने के सुहेल राना साहब और इसके शायर जो हैं मसरूर अनवर साहब हैं। और ये अपने वक्त का एक मशहूर गाना है, पॉपुलर गाना है, मेहंदी हसन साहब ने गाया हुआ है। तो फिल्माया वहीद मुराद साहब के ऊपर है, तो इसकी शक्ल दिखाएंगे हम। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे। बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो जी जनाब, शकील साहब ने तो माहौल ही चेंज कर दिया है। शकील साहब ये बहुत बड़ी गज़ल। नाज़रीन, मेरा ख़ुद दिल करता है जब शकील साहब हारमोनियम प्ले कर रहे हैं और म्यूज़िक के हवाले से और रागदारी के हवाले से बता रहे होते हैं, फिर उस पे से जब वो गाना सेलेक्ट, क्योंकि हर इसमें हज़ारों गाने बने हुए हैं, तो वो करते हैं, तो वो एक मेरा भी दिल करता है फिर मैं भी साथ परफॉर्म करूं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम जो है वो शकील साहब से सुने ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे साथ सियासत की दुनिया के एक बहुत बड़ा सितारा, बहुत बड़ा नाम, मैडम नैयर सुल्ताना जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है मैम? सियासत से हट के मतलब म्यूज़िक आप कितना लाइक करते हैं? जी? देखें जी, म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, इसे तो हर कोई पसंद करता है। ये अलहदा बात है, कोई इसे वाजिया करता है, कोई चुपके से सुनता रहता है। लुत्फ़ इससे हर बंदा लेता है म्यूज़िक से। आपका फेवरेट वैसे सिंगर कौन है? मैंने तो ज़्यादा नूरजहां को ही सुना है। सॉन्ग वैसे आपको ज़्यादा कौन सा पसंद है जो आप अक्सर गुनगुनाते भी हैं, कभी सुनने को दिल करे तो वो सॉन्ग सुनते हैं? कौन कौन से फेवरेट सॉन्ग है, कोई याद है? बस जो उन्होंने बॉर्डर पे गाया हुआ है ना, पत्थर हटाते नहीं कदे, मुझे वो बहुत पसंद है। वो बहुत बड़ा गाना। हाँ जी, बस वो मुझे पसंद है। तो जब वो लगे हुई हैं, जो कौमी तराने वो हमारे पढ़ती थी, मुझे वो बहुत पसंद है उनके। अच्छा मैम, एक बहुत बड़ा एक मतलब सवाल और इस वक्त जो न्यूज़ है
वो बहुत बड़ी गर्दिश में है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। बिजली के हवाले से, बिजली के जो बिल्स हैं उसमें इजाफे का ऐलान किया गया है, इसके मुतल्लक आप क्या कहेंगे और इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। उसके बारे में मैं क्या कहूँगी, इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को झटके लगानी है। अब तो डायरेक्ट करंट लगाने लगे हैं। आप देखिए, अगर एक आदमी की मतवस्त तबके के आदमी की 50,000 भी आमदनी है तो 5 उसके घर के मेंबर हैं, 3 बच्चे, 2 खुद और एक बूढ़े माँ बाप उनके साथ हैं, एक छोटी बहन या कोई भाई है जो स्कूल गोइंग भी हैं। अब उनके अखराजात पूरे भी करने हैं। आप देखें, एक मतवस्त तबके के आदमी के पास, जिसके घर में मेरा ख्याल है अगर छत वाला पंखा है तो प्लास्टर नहीं है उसके पास, उसको भी इन्होंने 60,000 70,000 बिल भेज दिए। अब देखें, 50,000 उसकी आमदनी है, 50 से 60 70,000 वो बिल उतारेगा बिजली का। गैस का कौन उतारेगा? मरियम नवाज़। अगर उनका पानी का बिल आएगा तो कौन उतारेगा? उसके पापा नवाज शरीफ साहब उतारेंगे। उसके बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ उतार देगा, क्योंकि चेक ये देते हैं स्कूलों में, जहाँ भी जाते ज़रूरतमंदों को चेक ज़रूर देते हैं, चाहे वो बोकस ही होते हैं। अब उनके घर का रेंट जो देना है वो कौन देगा? हमजा शहबाज शरीफ। मुझे तो यही लगता है मेरा पूरा पाकिस्तान इस वक्त अंधेरों में डूब गया हुआ है। मैं अपनी अवाम के साथ हूँ, पाकिस्तानियों के साथ हूँ। मैं पाकिस्तानियों की बात बन के बात कर रही हूँ। लीला खुदा का खौफ खाओ, इतना जुल्म ना करो कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। बिजली के बिल के साथ साथ गैस के बिल है, हाँ, बिल हर चीज़ का बिल है जी, यूटिलिटी स्टोर का बिल है जी। खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा बच्चों को। बच्चे स्कूल सुबह नाश्ते किए बगैर जा रहे हैं, सुबह गैस नहीं आ रही होती, बिल तो आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। ट्यूबवेल ख़राब है, पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहे हैं। तरह तरह के टैक्स आ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये लोग क्या करेंगे। हमारे बच्चे, मेरी अवाम एक रोटी को तरस रही है कि रोटी मिल जाए, हम अचार चटनी से खा लेंगे। इनके सिरी पाए नहीं ख़त्म होते, दावतें नहीं ख़त्म होती। हमारे एक आदमी, इधर आदमी को, पाकिस्तान में एक आदमी को झटका लगे तो वो बस दुनिया से फारग हो जाता है जी, हार्ट फेल हो गया। इनके 4 ऑपरेशन हो गए, इनकी हार्ट बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ये कौन से इनके हार्ट है, किस चीज़ के बने हुए हैं। इनको कुछ नहीं होता। जब भी होगा पाकिस्तानी अवाम को होगा। ये बिज़नेस करने पाकिस्तान आते हैं, लूट के ले जाते हैं। पहले बाप ने लूटा, चाचे ने लूटा, अब बेटी को भेज दिया उसने। जो कसर है थोड़ी बहुत वो बेटी पूरी कर रही है। नहीं, वैसे बहुत एक्टिव है मरीम नवाज़ साहिबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं वो भाग दौड़ में लगी हुई हैं। हाँ जी, बांदर दी आनियाँ तो बांदर दियाँ जानियाँ वेखो, टिकटों बनदियाँ वेखो, ठीक है। ये तुसी देखते हो, होर तुहानू कुछ समझ नहीं आती। मेरा हाल है स्कूल जाने वाले बच्चों का सिलेबस तुसी प्रिंट नहीं कराया तो टिकटों घर घर चले गई ने। हुण तो बच्चे भी दसन लग पे ने। ए देखो जी, चोरां दे बच्चे हुण टिकटोक बना लग पे ने। इन्हां दी आमदनी दे रस्ते बंद हो गए ने, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਕਮਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆਵਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ही, सोचो ज़रा। नहीं, वो हाल ही में उन्होंने बताया है कि किरायों में भी कमी की है। किस किराए में? पेट्रोल तो वैसे का वैसे महंगा है। पीछे ये कम तो किया 5-10 रुपये का फर्क। मेरी बात सुने, ये हमारे इलाके में 10 मिनट का अगर सेहतमंद बंदा जाए ना, 10 मिनट में सफ़र तय कर लेता है, और मेरे जैसा जाए तो आधे घंटे में वो सफ़र तय करता है। तो रिक्शे वाला 40-50 रुपये किराया लेता है, ये चिंग रिक्शे वाले, ठीक है। ज़रा उनसे बात करेंगे भी स्टाफ टू स्टाफ जाना है तो कहते हैं साढ़े वालों तो स्टाफ टू स्टाफ जाइए, उतों लैके उतों तक जाओ, असं लेना ही किराया है, बहना बहुवन ते जाओ। इतनी गर्मी में एक बीमार आदमी सफ़र कर रहा है, वो इनका इंतज़ार करेगा, इनका जवाब सुनेगा, या वो इनकार करेगा? क्या करेगा? क्योंकि उसके पास तो मोटरसाइकिल नहीं है। वो गरीब अवाम है ना पाकिस्तान की, सिर्फ वोट डालने के लिए जाती है। बाकी गाड़ियाँ, एम्बुलेंसें, प्रोटोकॉल तो इनके लिए हैं, बादशाहों के लिए हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं है। ज़लालत है बस। अल्लाह हमारे पे रहम करे।
तो जी नैयर सुल्ताना जी बिलों के हवाले से बता रही थी, और ये मेरे ख़्याल में आम इंसान जो है उसके दिल की आवाज़ बन के गुजारिश कर रही हैं जो मौजूदा हुकूमत है कि प्लीज़ पाकिस्तानियों को सोचें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो जी नाज़रीन, शकील साहब की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमें वो क्या बताने वाले हैं। जी शकील साहब। मेरा मतलब ये है कहने का कि बिजली के बिल सुन के आप बोल रहे बिजली का बिल आपको क्या बताऊं कि इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। फ़नकार तो वैसे ही बड़ा नाजुक होता है, ऊपर से ये इस तरह के ख़तरनाक तो पाकिस्तान में जिस आप शकील साहब क्या करते हैं, यानी कि एक नाज़रीन देखिए बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम है, यानी कि मौजूदा हालात जो है वो नैयर सुल्ताना जी इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं सियासत के हवाले से, और ऑपोजिट जो है वो म्यूज़िक है, तो वो म्यूज़िक के हवाले से शकील साहब होते हैं। यानी कि इधर दुखी मतलब आवाम हो जाती है, तो फिर साथ ही ऊपर मलहम लगाने के लिए म्यूज़िक जो आप देना चाहती हूँ, ये तो आपकी अनायत है ना शहबाज साहब। आप कहते हैं कि अवाम दुखी है, थोड़ा सा उन्हें ना खुश किया जाए। आप जैसे कह के लगा के हंस रहे हैं ना, ये भी अवाम को खुश करने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मेरे हंसने से अगर कोई हंसता है तो ये भी ऐन इबादत है। मगर कहाँ हंस आता है, कहाँ आता है। आप बिल्कुल आप हंस रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था। यकीन करें कि मेरी अवाम क्या कहेगी कि अभी तो मेरे हमारे दुख की बात करे तो भी ये कह के लगा रहे हैं, मगर नहीं, आप तो कह के इसलिए लगा रहे हैं कि मेरी अवाम ज़रा खुश हो जाए, उनके ज़ख्मों पे मलहम लग जाए। और शकील साहब को आप इसलिए दावा देते हैं कि चले थोड़ा सा एंजॉय, सारी दुनिया ही दुखी है, पाकिस्तान में हर बंदा ही दुखी है, चले थोड़ा सा खुश हो जाए। उन बच्चों के लिए जो इस वक्त ये चीज़ सीखना चाहते हैं या जिनका ये रोज़गार है, वो अपनी तरबियत को, अपनी तलीम को दुरुस्त करना चाहते हैं। मैडम जी, ये पेड़ आपका लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। ये लोगों की मेहरबानी है, ये उनकी मोहब्बत है, वो हमारी फैमिली है ना। ये जो दुनिया में पसंद कर रही है ना, वो हमारी फैमिली है। तो घर के बंदे तो पसंद करते ही करते हैं ना, अपने तो पसंद करते हैं, तो फिर बात हो उनके घर की तो फिर वो भी पसंद आता है, वो भी पसंद आती है। ये एक बात उनके घर की है। ज़बरदस्त मैडम, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं एम शकील माधो साहब की तरफ, जो कि हमारे प्रोग्राम के ख़ुसूसी मेहमान हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। जी सर। अर्ज़ ये है कि हमारा जो ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है। मकसद ये है ताकि राग और रागनियों की आगाही हो। अच्छा, आगाही किन को हो? उन कंपोज़ करने वालों, म्यूज़िक डायरेक्टर, जो नए मौसीकार आ रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम, वो राग और रागनियों में काम करें। क्योंकि मुझे पता है कि जो ऊपर का जो पोर्शन है ना, उसको राग रागनियों का नहीं पता। जो कंपोज़र्स हैं हमारे बैठे हुए ऊपर हैं, वो ज़्यादा नहीं देखते। मसलन हम सिंध भैरवी ले लें, राहत साहब के गाने, राहत फ़तेह अली ख़ान के कोई 90% गाने सिंध भैरवी में ही हैं। इसलिए जितने कंपोज़र्स हैं उन्होंने सारी उसे सिंध भैरवी में ही गवाया है। अब ये एक बात कर रहा हूँ मैं, और सारे हिट गाने हैं। तो खुदा के लिए जितने नए कंपोज़र हैं, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं फ़िल्म के, चाहे टीवी के हैं, चाहे वो अपनी एल्बम बना रहे हैं या बना के दे रहे हैं, तो राग और रागनियाँ अलग इस्तेमाल करें ताकि मेलोडीज़ जो हैं अच्छी आएँ बाहर, ताकि लोग देर पा उसे सुने। नाज़रीन, शकील साहब का एक बहुत प्यारी इन्होंने बात की है। इनका बेसिक कहने का मकसद ये है कि आजकल जितने भी मार्केट में हम सॉन्ग सुनते हैं, वो ज़्यादातर 2-3 राग ऐसे हैं जिनको लेकर लोग चलते हैं, और उसी राग के अंदर जो है वो गाने, सॉन्ग्स वगैरह जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो इतने ज़्यादा राग हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े ख़ूबसूरत राग हैं,
उनको भी आगे आगे लेके आए, जो नए स्टाइल में उनको आजकल के दौर के मुताबिक जो है वो राग, ऐसे ऐसे राग हैं जो लोग भूल चुके हैं, वो राग आगे लेके आए ताकि नई जो नस्ल है वो सुन सके, उन रागों को भी जांच सके, पहचान सके। हमारे जो मौसीकार थे, मसलन हमारी फ़िल्म, पाकिस्तान की पहली फ़िल्म 1948 में बनी तेरी याद, लेकिन उसका म्यूज़िक तो जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, सिर्फ सिनेमे की हद तक रही फ़िल्म। उसके बाद 1949 में शाहिदा जो थी वो पहली फ़िल्म थी जिसके मौसीकार मास्टर हमारे बहुत बड़े ग़ुलाम हैदर साहब और बाबा जी चिश्ती ये मौसीकार थे, और उसका पहला गाना हिट था जो मुनव्वर सुल्ताना साहबा ने गाया था। और इसी ही दौर में 1949 में ही फेरे फ़िल्म आई, यानी 6 फिल्में लगी, तो उसमें फेरे ये जो गाने हैं वो मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया, ये फेरे का गाना है। तो तकरीबन तीसरी फिल्म थी जी, तीसरी फिल्म थी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए हैं। तो उसके बाद पहली फ़िल्म जो थी हमारी, वो पहली फ़िल्म शाहिदा थी, दूसरी हिचकोले थी, मास्टर अनायत साहब उसके मौसीकार थे, और तीसरी जो थी वो ये हमारी फेरे थी जिसके मौसीकार बाबा जी चिश्ती थे। हालांकि शाहिदा के मौसीकार जो थे वो मास्टर ग़ुलाम हैदर और बाबा जी चिश्ती दोनों इकट्ठे थे। 10 गाने थे, 5 उन्होंने बनाए थे, 5 उन्होंने बनाए थे, लेकिन हिट एक ही गाना हुआ था, वो मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब का था। तो बताने का मकसद ये है कि उन लोगों ने 1949 से लेके टिल 1975 तक जितने भी मौसीकार थे सब ने राग और रागनियों को मद्देनज़र रखा, और यही वो पीरियड है, यही वो ईरा है जो हम देखते हैं कि बहुत मशहूर गाने हुए, पॉपुलर गाने हुए, और गाने वाले भी पॉपुलर हुए और मौसीकार भी पॉपुलर हुए। उसकी वजह यही कि वो राग और रागनियों में थे। उसके बाद राग रागनी ख़त्म हो गई, जो जिसका दिल कर रहा है वो सुर लगा रहा है, राग के ऊपर नहीं है ना रागनी में, इसलिए सारी तर्ज़ें और मेलोडीज़ जो हैं वो ममासलत हो गई, यानी कि ममासलत एक तरह की हो गई, और एक गाना में आपको 2-2 गाने, 3-3 गाने नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ना हमारी जो मौसीकी थी वो 2000 तक, बल्कि 1995 तक रही पाकिस्तान की मौसीकी, और वो दम तोड़ गई। और अब यही हाल है कि जिस तरह हमारी माइशत का हाल है पाकिस्तान का। तो इस सिलसिले में तो मैं आपको बता रहा था कि बिलास खानी टोडी है जिसे हम इस तरह लेके चलेंगे, सा सरे गरे माग, ये उसकी चाल है बिलास खानी टोडी की। सरे गरे मागा पाधनी सा सानी धप धम गरे गम गरे सा, ये रूही मरूही है उसकी, बिलास खानी टोडी की। दुनिया को अब क्या समझाएं। ये गाना फिल्म बाजी का है, इसके मौसीकार भी सुहेल राना साहब हैं, और ये लिखा जो है वो फ़याज़ हाशमी साहब का है। फ़िल्म बाजी और नदीम साहब पर फिल्माया गया है। दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए। दुख तो यही है जीत के भी हम सब कुछ अपना हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं। अपने भी अपने नहीं रहते,
बेगाने बन जाते हैं, साया भी हट जाता है जब गम के ज़माने आते हैं। दुनिया से क्या शिकवा जब हम, दुनिया से क्या शिकवा जब हम अपनी ही दुनिया हार गए। दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए। दुख तो यही है जीत के भी हम सब कुछ अपना हार गए। दुनिया को अब क्या समझाएं। वाह 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 वाह, क्या कहना शकील साहब, क्या बात है। क्या कहेंगे मैडम आप इसके ऊपर? ये जो बात हो रही है बिल्कुल हकीकत ही इन्होंने कहा है कि जब बंदा जीत के बाद ही हार दे तो फिर ऐसा ही हाल होता है जो शकील साहब फरमा रहे हैं। अच्छा मैडम जी, एक और भी जो सिस्टम चला हुआ है, जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन जारी और सारी है, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। लेकिन जो मीटर AMR बिजली के जो मीटर सिस्टम है वो हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो रेट था मीटर 3 फेस का रेट जो था वो 50% बढ़ गया है, यानी कि 33,500 था रेट, अब उस मीटर का रेट उन्होंने कर दिया 63,450। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? इसके उधर से रेट भी बढ़ गए और इकदाम तो अच्छा है, बिजली जो चोरी कर रहे हैं उसके ऊपर जो नए मीटर मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं उनका रेट ये है 63,450। तो मीटर जो है वो नए मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी ये जो आपने कहा है क्रैकडाउन का, ये अच्छा इकदाम है अगर ईमानदारी से किया जाए। आप ये देखें, सबसे पहले आप ना हमारे मोहतरम जो बड़े लीडर हैं उनको चेक करें, उनके घरों में 10-10 AC चल रहे हैं, चिल्लो माहौल है, आवाम सड़कों पे। मैंने पीछे नेट में देखा एक बच्चा फल सब्ज़ी बेच रहा है और वो वहाँ पे सोया हुआ है, रेडी के ऊपर सोया हुआ है, गर्मी में धूप उसके मुंह पे पड़ रही है। उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी, मैं देख के बड़ी परेशान थी। इनकी गाड़ियाँ ऐसी, इनका सब कुछ, ये चोरी तो ये लोग करते हैं। इनके जो MNA MP ये फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, इन्होंने फर्नेसें लगाई हुई हैं, बड़ा काम इन्होंने डाला हुआ है। अवाम को क्या पता इन चीज़ों का, अवाम को नहीं पता। अवाम तो बस रोटी कहते हैं, 2 रोटी का चक्कर है, 2 रोटियों का चक्कर है, उसी चक्कर में बूढ़े हो रहे हैं। मगर ये सब कुछ खुद कर रहे हैं। आप जाएं, ये अदालतें जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सेशन कोर्ट, मर्डर, हर अदालत में आप चले जाएं, फ्री ऑफ कास्ट वो बिजली यूज़ कर रहे हैं। वो किसके ऊपर लोड पड़ रहा है? अवाम के ऊपर पड़ रहा है। आपकी फ़ौज है, उनका भी यही है। टैक्स तो हम देते हैं, टैक्स हमारा वो लेते हैं, 80% हमारा टैक्स खा रहे हैं, उसके बावजूद बिजली हमारी वो ले रहे हैं। हमें वो यूनिट दे रहे हैं 80 रुपये का, अगर हमने सोलर लगाया है तो जो हमें सूरज का उन्होंने टैक्स डाल दिया। ये बात तो कंफर्म है कि मतलब जितने भी रेफरेंस के साथ जो बिजली चोरी कर रहे हैं बड़े लेवल पर, जो फैक्ट्रीज़ एरिया में जो मतलब किसी न किसी तरीके से बड़ों के साथ लिंक अप होते हैं ये लोग, जो फैक्ट्रियों में बिजली चोरी करते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए। बल्कि एक और मैडम मैंने चीज़ देखी है कि जिस एरिए का बंदा है ना वो चेक ना करे, वो रोला होता है, यानी कि उसको तो पता होता है कि एक बंदा बिजली चोरी कर रहा है, तो वो आता है, वो उसके हाथ में खर्चा मर्चा दे देता है, वो चला जाता है, वो आगे निकल जाता है।
और जो चोरी हो रही है वो वही के वही रह जाती है और आके रिपोर्ट दे दी जाती है, जी हाँ जी हो गया है जी। वो अगर वो खर्चा नहीं देता तो उसको कहता है जी ये बंदा बिजली चोरी कर। ये जी हमारे मुल्क में ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि थाने वाले जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वो आने वाले को बता देते हैं कि वहाँ से मंथली आती है, लेते रहना। इसी तरह ये महकमे के बंदे हैं, इनका अगर ट्रांसफ़र कर भी दिया जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ का बंदा चेक ना करे, मगर वो बता जाता है कि यहाँ से हमें मंथली आती है, इनको टच नहीं करना, बाकी दूसरों पे प्रेशर डाल के रखना। कम से कम और कुछ नहीं तो कुछ 4-10 घर और भी ऐसे मिल जाएंगे जो हमें महीना देने वाले हो जाएंगे। और पकड़ना इन्हें किसी को भी नहीं है, सब मिली भगत है। ये करप्शन ख़त्म कैसे होगी मैडम? ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है जी हमारी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं, कोई हल तो होगा ना इसका। जब तक हम लोग पाकिस्तान हमने कलमे पे बनाया, क्या पाकिस्तान का हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। शकील साहब, क्या आप पैगाम देंगे लास्ट पे देखने वाले? मैं ये पैगाम दूंगा लास्ट में देखने वाले को बल्कि जितने मौसीकी सुनने वाले हैं, करते धरते लोग हैं, जो कर सकते हैं प्रोग्राम या इसको बाहर ला सकते हैं मौसीकी को, और मौसीकी अच्छी मौसीकी को आम कर सकते हैं, उन तक पैगाम मेरा ये है, जब तक आप क्लासिकल मौसीकी को राइज नहीं करेंगे उस वक्त तक मौसीकी ठीक होने को नहीं है। जो मर्ज़ी कर लें, क्लासिकल मौसीकी जो है यानी राग और रागनी के बारे में या गाया जाए राग और रागनी के हो, उसको जब तक आप बाहर नहीं लाएंगे उस वक्त तक मौसीकी ठीक होने को नहीं है। फिर यही होगा, हौली हौली कदी कदी जो चल रहा है आप समझ गए होंगे, फिर यही होगा। चाहत फतेह अली जी, आप बेहतर समझते, जिसको जो समझ आएगी फिर वही गाएगा, तो फिर यही है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ख़ास तौर पर मैं बताता चलूँ, हमारे एक दोस्त हैं जो कि जापान में हैं, शेख शकील साहब, उनका भी नाम शेख शकील है। वो भी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कुछ वो हमें फ़ोन कॉल्स वगैरह करते रहते हैं और प्रोग्राम के मतलब मशावरत भी कर रहे हैं।